हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल गुरुकुल ज्ञान में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे संविधान की अनुसूचियों के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक है संविधान की अनुसूचियाँ। तो सबसे पहले हम अनुसूचियों में बात करें तो अनुसूचियों की संख्या कितनी है। अनुसूचियों की संख्या कितनी है, तो यदि हम अनुसूचियों की संख्या की बात करें मित्रों, अनुसूचियों की संख्या की बात करें, अगर हम अनुसूचियों की संख्या की बात करें, यदि पहले देखा जाए तो पहले 8 थी। कितनी अनुसूचियाँ थी? पहले 8 अनुसूचियाँ थी। लेकिन अगर मित्रों वर्तमान की बात करें, यदि हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12 अनुसूचियाँ हैं। तो इन्हीं 12 अनुसूचियों को हम देखेंगे मित्रों, एक एक यानी कि 1 से लेकर के 12वीं अनुसूची तक हम देखेंगे कि किस अनुसूची में किस विषय का उल्लेख किया गया है। तो सबसे पहले यदि हम बात करें पहली अनुसूची की, तो पहली अनुसूची पर यदि हम नज़र डालें कि पहली अनुसूची में क्या दिया गया है, तो मित्रों पहली अनुसूची में दिया गया है कि हमारे जो राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है। तो पहली अनुसूची में क्या दिया गया है? पहली अनुसूची में है मित्रों हमारे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। राज्य कितने हैं? 28 राज्य, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश। पहली अनुसूची में मित्रों 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है। क्या है? उल्लेख है। कौन सी अनुसूची में? पहली अनुसूची में। ये बात क्लियर है मित्रों, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि जो हमारे राज्य हैं और जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं उनका उल्लेख कौन सी अनुसूची में किया गया है? तो पहली अनुसूची में किया गया है। क्लियर है मित्रों? आइए चर्चा करते हैं हम अनुसूची नंबर 2 की, कि अनुसूची नंबर 2 में क्या उल्लेख किया गया है। यदि हम दूसरी अनुसूची की बात करें मित्रों, यदि हम दूसरी अनुसूची की बात करें कि दूसरी अनुसूची में, तो दूसरी अनुसूची में मित्रों पदाधिकारियों के वेतन और भत्तों से संबंधित है। यदि हम दूसरी की बात करें, दूसरी अनुसूची की बात करें मित्रों, तो दूसरी अनुसूची में पदाधिकारियों के वेतन और भत्तों का उल्लेख है। पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते, पदाधिकारियों के वेतन और भत्तों से संबंधित है। तो सबसे पहले हम बात करें मित्रों, यदि हमने किसी एक बड़े क्षेत्र को छोटे भूभागों में बांट दिया, पहली अनुसूची में हम लोग याद करने की ट्रिक बता रहे हैं मित्रों कि पहली अनुसूची में जो हमने हमारे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में उल्लेख किया है, हम उसी को ट्रिक की सहायता से समझने की कोशिश करेंगे कि हमने किसी एक बड़े भूभाग को छोटे छोटे भागों में बांट दिया और उन छोटे भागों को चलाने के लिए हमें पदाधिकारियों की ज़रूरत होगी, और जब पदाधिकारियों की ज़रूरत होगी वो हमारे लिए काम करेंगे, उस भाग को चलाएंगे, तो उनके लिए वेतन भी देना पड़ेगा। क्लियर है मित्रों? तो उसी हिसाब से हम लोग याद करेंगे कि पहले में हमने एक बड़े क्षेत्र को छोटे भूभागों में उनका उल्लेख किया है और दूसरे में उनके वेतन और भत्तों के बारे में बताया गया है। अब बात करेंगे हम तीसरी अनुसूची की। यदि हम बात करेंगे तीसरी अनुसूची की कि तीसरी अनुसूची में क्या है, तो तीसरी अनुसूची में है मित्रों उनके पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ। तीसरी अनुसूची की बात करें, तो पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ, क्या है? शपथ।
अर्थात मित्रों, मैंने जैसा कि आपको बताया कि पहले में हमने एक बड़े क्षेत्र के भूभाग को छोटे भागों में बांट दिया, उनको चलाने के लिए क्या किया, पदाधिकारी भी आ गए, उनको वेतन भत्तों के बारे में भी मैंने बता दिया। अब वो कोई ऐसा कोई गलत काम न करें, इसलिए उनको उनके पद ग्रहण के समय जो ली जाने वाली शपथ है उसका उल्लेख कौन सी अनुसूची में है, तीसरी अनुसूची में। क्लियर है मित्रों, ये बात है तीसरी अनुसूची की। तो तीसरी अनुसूची में क्या दिया गया है कि पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख किया गया है। कौन सी अनुसूची में, तीसरी अनुसूची में। वहीं यदि हम चौथी अनुसूची की बात करें कि चौथी अनुसूची में क्या है, तो चौथी अनुसूची में मित्रों राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व, राज्यों का राज्यसभा में क्या है, प्रतिनिधित्व है। कौन सी अनुसूची में, चौथी अनुसूची में। तो चौथी अनुसूची पर नजर डालें मित्रों कि चौथी अनुसूची में क्या है, तो राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व। ठीक है, चौथी की बात करें, चौथी अनुसूची, चौथी अनुसूची की बात करें मित्रों, तो चौथी अनुसूची में दिया गया है राज्यों का विकास करने के लिए राज्यसभा में उनका प्रतिनिधित्व। राज्यों का राज्यसभा में, राज्यों का राज्यसभा में क्या है, प्रतिनिधित्व। राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। ये कौन सी अनुसूची में है मित्रों, ये चौथी अनुसूची में है। राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व के बारे में जो उल्लेख है, प्रतिनिधित्व के बारे में क्या है, उल्लेख है, वो कौन सी अनुसूची में है, वो चौथी अनुसूची में है। तो पहली अनुसूची में मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ। पहली अनुसूची में क्या था, भूभाग यानी कि हमारे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। दूसरे में क्या था, वेतन भत्ते। तीसरे में क्या था, शपथ। चौथी में क्या है, राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। बात करते हैं हम पांचवी अनुसूची की कि पांचवी अनुसूची में क्या दिया गया है। तो पांचवी अनुसूची की बात करें मित्रों कि पांचवी अनुसूची में क्या दिया गया है, तो पांचवी अनुसूची के बारे में बात करें तो पांचवी अनुसूची में क्या दिया गया है ये देख लेते हैं। चौथी हो गई, अब बात करेंगे पांचवी। तो पांचवी अनुसूची में मित्रों अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के बारे में उल्लेख मिलता है। अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के बारे में, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के बारे में, जनजातियों के बारे में, जनजातियों के बारे में उल्लेख। क्लियर है मित्रों, ये है पांचवी अनुसूची में। अच्छा, इसको याद करने की मैं आप लोगों को ट्रिक बता देता हूं मित्रों। पांचवी अनुसूची में क्या है, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के बारे में उल्लेख मिलता है। इनको याद करने की एक छोटी सी मैं आपको ट्रिक बताने की कोशिश करूंगा, आप थोड़ा समझने की कोशिश करें कि पांचवी अनुसूची हमारे यहाँ चुनाव कब होते हैं। हमारे यहाँ चुनाव होते हैं प्रत्येक 5 वर्ष बाद। हमारे यहाँ जो चुनाव होते हैं वो प्रत्येक 5 वर्ष बाद चुनाव होते हैं। 5 वर्ष बाद जैसे ही चुनाव होते हैं तो कोई ना कोई उम्मीदवार चुनाव में खड़ा होता है और वो हमको आकर के प्रलोभन देता है। कैसे कि मैं अब की बार जो है अनुसूचित जनजातियों के बारे में ये कर दूंगा, अनुसूचित जनजातियों के बारे में ये कर दूंगा। ये सारे प्रलोभन हमको कब दिए जाते हैं, 5 वर्ष बाद। कब दिए जाते हैं, 5 वर्ष बाद। तो मित्रों इससे आपको याद करने में सहायता मिलेगी कि जो हमको प्रलोभन दिया जाता है, जैसे अनुसूचित जनजातियों के बारे में मैं ये करूँगा वो करूँगा, ये सारी चीज़ें हमको प्रलोभन के रूप में दी जाती हैं कब, 5 वर्ष बाद। तो ये पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के बारे में उल्लेख दिया गया है। ये हमको याद करने में सहायता मिलेगी। बात करते हैं छठवीं की, छठवीं अनुसूची। तो छठवीं अनुसूची में क्या है ये बात करेंगे। तो छठवीं अनुसूची में मित्रों क्या दिया गया है,
ये सब जो है देखते हैं। छठवीं अनुसूची पर नजर डालें मित्रों, तो छठवीं अनुसूची में है असम, जी हाँ, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, AMTM। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की जो जनजातीय क्षेत्रों का उल्लेख दिया गया है। कौन सी? छठी अनुसूचियां। छठी क्या है? अनुसूची। छठी अनुसूची में क्या है मित्रों? AMTM, यानी कि असम, मेघालय, असम, मेघालय, त्रिपुरा, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। और क्या है? मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की जो जनजातीय क्षेत्र हैं, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों का उल्लेख। क्लियर है मित्रों? छठवीं अनुसूची में क्या है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों का उल्लेख मिलता है। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि कुछ लोग जो है यहाँ AMTM से याद करते हैं। AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। लेकिन मित्रों प्रश्न जब बनता है परीक्षाओं में तो कुछ लोग AMTM में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, जैसे यहाँ डबल M आ रहा है, यहाँ भी M, यहाँ भी M, तो कभी कभी क्या सोच लेते हैं? वो मणिपुर को सोच लेते हैं। क्या सोच लेते हैं? वो मणिपुर को सोच लेते हैं। मणिपुर, ये मणिपुर ऑप्शन में आ जाता है तो इसको लोग जो है टिक कर देते हैं, लेकिन ये क्या है? ये गलत है। सही क्या है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। क्लियर है? ये है मित्रों गलत। ओके, बात करते हैं हम सातवीं अनुसूची की। तो सातवीं अनुसूची में क्या दिया गया है? सातवीं अनुसूची में मित्रों बात करेंगे हम कि सातवीं अनुसूची में क्या दिया गया है। सातवीं अनुसूची में मित्रों केंद्र और राज्य, सातवीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों के बंटवारे के बारे में चर्चा की गई है। सातवीं अनुसूची में बात करें तो सातवीं अनुसूची में मित्रों केंद्र और राज्य के मध्य क्या है? शक्तियों का बंटवारा है। सातवीं अनुसूची, सातवीं अनुसूची की बात करें तो सातवीं अनुसूची में है मित्रों केंद्र और राज्य के मध्य, केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा। केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा। केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का क्या है? बंटवारा। शक्तियों का बंटवारा। क्लियर है मित्रों? ये किस में दिया गया है? सातवीं अनुसूची में दिया गया है। अब जब केंद्र और राज्य की शक्तियों के बंटवारे के बारे में सातवीं अनुसूची में चर्चा की गई है तो इस अनुसूची को तीन भागों में बांटा गया है। इस अनुसूची को तीन भागों में, इस अनुसूची को तीन भागों में बांटा गया है। ओके मित्रों, इस अनुसूची को कितने भागों में बांटा गया है? तीन भागों में बांटा गया है। और कौन कौन से तीन भागों में बांटा गया है? सबसे पहले हम भाग की बात करें तो केंद्र सूची। कौन सी? केंद्र सूची। संघ सूची। पहले में बात करें तो संघ सूची तीन भागों में बांटा गया है, जिसमें पहली है संघ सूची, दूसरे पर है मित्रों राज्य सूची, तीसरे पर है समवर्ती सूची। दूसरे पर है राज्य सूची और तीसरे पर है मित्रों समवर्ती सूची। क्लियर है मित्रों? पहले में संघ सूची, दूसरे में राज्य सूची और तीसरे में समवर्ती सूची।
प्रश्न बनता है कि किस अनुसूची को 3 भागों में बांटा गया है, तो 7वीं अनुसूची को 3 भागों में बांटा गया है। ये बात थी मित्रों 7वीं अनुसूची की। बात करेंगे अब 8वीं अनुसूची के बारे में। किसके बारे में? 8वीं अनुसूची के बारे में बात करेंगे कि 8वीं अनुसूची में क्या दिया गया है। 8वीं अनुसूची की बात करें मित्रों तो 8वीं अनुसूची में भाषाओं के बारे में बताया गया है, यानी कि भाषाओं का उल्लेख किया गया है। कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है ये चर्चा करेंगे। ये है मित्रों 8वीं अनुसूची। कौन सी? 8वीं अनुसूची में है मित्रों 22 भाषाओं का उल्लेख है। कितनी? 22 भाषाओं का उल्लेख। क्लियर है मित्रों? 8वीं अनुसूची में क्या है? 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। प्रश्न बनता है कि 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है, तो 22 भाषाओं का उल्लेख है। कितनी? 22 भाषाओं का उल्लेख है। बात करेंगे मित्रों हम 9वीं की। बात करेंगे हम 9वीं की कि 9वीं जो है अनुसूची में क्या बताया गया है। तो 9वीं अनुसूची में संपत्ति के अधिकारों का अधिग्रहण। 9वीं संपत्ति के अधिकार का अधिग्रहण। 9वीं ठीक है, 9वें नंबर की अनुसूची। तो 9वें नंबर की अनुसूची में है भूमि यानी कि संपत्ति के अधिकार का अधिग्रहण। संपत्ति के अधिकार का अधिग्रहण। संपत्ति के अधिकार का अधिग्रहण। इसको याद करने की मैं आप लोगों को एक ट्रिक समझाने की कोशिश करूंगा कि आपसे यदि हमसे किसी की संपत्ति को जो है अधिग्रहण करने के लिए बोला जाए कि उसकी संपत्ति को अधिग्रहण कर लो, तो सबसे पहले आपके मुंह से यही निकलेगा नो। क्या निकलेगा? नो को हम लोग याद करने की ट्रिक से यहां जोड़ देते हैं। नो मतलब 9वीं। याद करने के तरीके से नो मतलब 9वीं। बात क्लियर है? मतलब ये अपना अपना तरीका है याद करने का। मैं तो ये कहूँगा कि याद रटने से बेहतर है आप समझने की कोशिश करें कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। बात क्लियर है मित्रों? तो यहाँ 9वीं अनुसूची में है संपत्ति के अधिकार का अधिग्रहण। बात करते हैं हम 10वीं की। 10वीं है दल बदल। 10वीं किससे है? दल बदल से। अगर 10वीं की बात करें मित्रों, 10वीं अनुसूची, यदि हम 10वीं अनुसूची की बात करें कि 10वीं अनुसूची का क्या बताया गया है, तो 10वीं अनुसूची में मित्रों दल बदल। किससे? दल बदल का उल्लेख 10वीं है। दल बदल का प्रावधान जो है, दल बदल का प्रावधान, जो दल बदल का प्रावधान है मित्रों, जो दल बदल का प्रावधान है वो कौन सी अनुसूची में है? 10वीं अनुसूची में। इसको याद करने के लिए दल 10 दा से दा, यानी कि 10वीं अनुसूची में क्या है? दल बदल का प्रावधान बताया गया है। बात करें 11वीं अनुसूची की। बात करेंगे 11वीं अनुसूची की। तो 11वीं अनुसूची में क्या दिया गया है? पंचायती राज संस्थाओं के उल्लेख के बारे में बताया गया है। किसके बारे में? पंचायती राज संस्थाओं का उल्लेख उसमें जो है 11वीं अनुसूची में किया गया है। पंचायती राज संस्थाओं का क्या किया गया? उल्लेख किया गया है। पंचायती राज संस्थाओं का उल्लेख किया गया है। ग्यारहवीं की बात करें मित्रों, 11वीं, अनुसूची की बात करें, 11वीं अनुसूची। तो 11वीं अनुसूची की बात करें मित्रों कि 11वीं अनुसूची में क्या है? तो 11वीं अनुसूची में जैसा कि मैंने आपको बताया कि पंचायती राज संस्थाओं का उल्लेख, पंचायती राज
संस्थाओं का उल्लेख। क्लियर है मित्रों? पंचायती राज संस्थाओं का उल्लेख किस अनुसूची में बताया गया है? तो ये जो है 11वीं अनुसूची में बताया गया है। प्रश्न बनता है कि पंचायती राज संस्थाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो वो जो है 11वीं अनुसूची में है। क्लियर है? बात करेंगे आखिरी अनुसूची यानी कि 12वीं अनुसूची की, कि 12वीं अनुसूची में क्या बताया गया। तो 12वीं अनुसूची की बात करें मित्रों, तो 12वीं अनुसूची में शहरी क्षेत्रों में स्वशासन संस्थाओं का उल्लेख किया गया है। शहरी क्षेत्रों में स्वशासन संस्थाओं का उल्लेख किया गया है। शहरी क्षेत्रों में स्वशासन संस्थाओं का उल्लेख किया गया है। 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची में क्या है मित्रों? शहरी क्षेत्रों में स्वशासन संस्थाओं का उल्लेख। क्लियर है मित्रों? 12वीं अनुसूची में बताया गया कि शहरी क्षेत्रों में स्वशासन संस्थाओं का उल्लेख। तो ये था मित्रों 1 से लेकर के 12वीं अनुसूची के बारे में। मैंने आप लोगों को बताया कि किस अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि इन अनुसूचियों पर एक पार्ट 2 भी आएगा। अभी तो मैंने केवल आपको इस वीडियो में आपको केवल एक बेसिक जानकारी दी है, जो अमूमन आप लोग किताबों में भी पढ़ लेते हैं कि किस अनुसूची में किसके बारे में बताया गया है। लेकिन मित्रों साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, जब इसका अगला पार्ट आएगा तो बहुत बेहतर तरीके से आएगा, क्योंकि उसमें मैं बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ाने वाला हूँ आप लोगों को। कि जैसे दूसरी अनुसूची में जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि वेतन भत्तों के बारे में, तो मैं वो सारी चीज़ें खुल के बताऊँगा आप लोगों को कि उसमें किन किन व्यक्तियों के वेतन भत्ते के बारे में बात की गई है, और ऐसे कौन कौन से व्यक्ति हैं जिनका वेतन भत्ता उसके अंतर्गत नहीं आता। क्लियर है? ऐसे कौन से राज्य हैं जिनका जनजातीय क्षेत्र अलग है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को मिलेंगी अगली वीडियो में, यानी कि अगले पार्ट में। तो आप लोग, अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में इसी टॉपिक के साथ। धन्यवाद दोस्तों।